गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में वीबीटी के अकॉर्डिंग ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया था। वीबीटी थ्योरी काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर को समझाने में सही रही, लेकिन फिर भी इसके कुछ लिमिटेशंस है जिससे कि हम कॉम्प्लेक्सेस के सारे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो इस तरीके से है। संयोजकता बंध सिद्धांत में मेटल आयन के नेचर को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन लिगेंड के नेचर को उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लिगेंड की प्रकृति के बारे में इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। सेकंड है, हम वीबीटी में किसी भी कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर उसकी ज्योमेट्री को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, किंतु यदि हम ज्योमेट्री के बेस पर उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करें तो वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये हम बहुत सारे एग्जांपल्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे CO सैकिन और कॉपर सैकिन आयनों के कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में हमने देखा कि हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट कर देते हैं, तो CO सैकिन जो होता है वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, जो कि वाकई में सही है। तो इसी तरह से कॉपर सैकिन भी रिड्यूसिंग नेचर शो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो दोनों का सेम प्रोसेस होने के बाद भी दोनों के नेचर में जो डिफरेंस होता है उसे हम वीबीटी के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लेक्स में होने वाली डिस्टोरेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में डिस्टोरेशन आ जाता है, उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुछ जो इसमें लिगेंड्स होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तथा कुछ जो होते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये जो इनके कॉम्प्लेक्स बनाने का नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कैसे होता है, इसे हम इस थ्योरी के बेस पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस सिद्धांत में दो विभिन्न संरचनाओं के आपेक्षिक स्थायित्व को हम इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आयरन थर्ड है, ये टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि क्रोमियम थर्ड जो है वो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इनमें हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि क्रोमियम थर्ड जो है वो केवल ऑक्टाहाइड्रल क्यों बना रहा है, वो दोनों तरह की ज्योमेट्री को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेटल आयंस होते हैं, जैसे कि निकल, लेड, गोल्ड, ये जो हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होती है। 5 वाले जो इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको हम इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पॉलिंग ने चुंबकीय आधार पर संकुलों के कोवेलेंट और आयोनिक नेचर को एक्सप्लेन किया था। उसके बेस पर उन्होंने उसे कैटेगराइज किया था, लेकिन इसके बेस पर हम सारे कॉम्प्लेक्सेस के नेचर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर इलेक्ट्रॉन जैसे कॉपर सैकिन में प्रमोट हो जाता है और वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन उसके इस प्रमोट होने के नेचर को हम नहीं समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है और उससे उसके नेचर पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो है वो हम इसको इस सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कॉम्प्लेक्सेस की हायर स्टेट को इस प्रिंसिपल के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इवन हम उनके थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़, उनकी स्टेबिलिटी को भी हम इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उन्हें हम कोवेलेंट नेचर के, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को आयोनिक नेचर को मानने के पीछे इसके कोई ठोस आधार नहीं है जो कि इस सिद्धांत के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकें। इस नेक्स्ट है, इस प्रिंसिपल के बेस पर हम कॉम्प्लेक्सेस की रेट ऑफ रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस कॉम्प्लेक्सेस में हम इनके
कलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इनको भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इनमें कैसे डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस प्रिंसिपल के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी जो कि इसके फेलियर का रीज़न रही। इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए गेरिक बेथे और वॉन ब्लैक ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसे हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बहुत यूज़फुल रही। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेथे ने ये बताया कि कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं और उनमें जो मेटल होती है वो केटायन की तरह है और जो लिगेंड होती है वो एनायन की तरह बिहेव करती है। जब मेटल आयन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लिगेंड की एब्सेंस में डीजेनरेट फॉर्म में रहते हैं, उनके सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, किंतु जब वो किसी लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें उनके ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है और उसी के बेस पर उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री और उसकी शेप डिपेंड करती है। इनमें मेटल आयन और नेगेटिव लिगेंड आयन से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है, उसे हम क्रिस्टल क्षेत्र कहते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इस सिद्धांत में हमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करी गई वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी संकुल केंद्रीय धन आयन को गिरे ऋण आयन या अणुओं का संयुग्मन होता है। इट मीन्स ये कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंटर में मेटल आयन और उसके चारों तरफ लिगेंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। लिगेंड्स को हम एज ए नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो इसमें मेटल और लिगेंड दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस के होते हैं और इनमें पॉलरिटी जनरेट होती है। सेकंड है हमारा, मेटल आयन और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कम्प्लीटली आयोनिक होती है। इसमें कोवैलेंट नेचर को पूरी तरह से अनएक्सेप्टेड किया गया है। इसमें उनके बीच के एमएल बॉन्ड को कम्प्लीटली आयोनिक माना गया है और उसके लिए जो फोर्स होता है वो बताया गया है कि F बराबर जो इसमें होता है वो Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर होता है। नेक्स्ट है हमारा, मेटल आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन के साथ साथ उनमें रिपल्शन फोर्स भी वर्क करता है। ये जो रिपल्शन फोर्स होता है वो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी रिपल्शन फोर्स की वजह से मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स में नहीं जाते हैं। इट मीन्स ये है कि मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि इनमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है तो इनके मेटल्स के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग भी नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई भी मेटल आयन जब फ्री स्टेट में होता है तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी लेवल के होते हैं, लेकिन जब वो लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं या लिगेंड जब उनके नज़दीक आने लगता है तो उन ऑर्बिटल्स की डिग्रेंसी लॉस हो जाती है और वो आपस में स्प्लिट हो जाते हैं। उसमें पांचों डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लिगेंड के संपर्क में आने पर स्प्लिट हो जाते हैं और धातु आयन के पांचों डी ऑर्बिटल्स में पहले समान रूप से वृद्धि होती है, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। जैसा हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पहले स्वतंत्र धातु आयन है, उसके डी ऑर्बिटल निम्न एनर्जी लेवल के हैं। जब एक काल्पनिक क्षेत्र, एक इमेजिनरी फील्ड उनके चारों तरफ डेवलप होने लगता है लिगेंड की वजह से, तो उनके पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और वो हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब लिगेंड उनके कांटेक्ट में आता है तो उसके पांचों ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं और
डी ऑर्बिटल्स के दो कैटेगरी में ये डिवाइड हो जाते हैं। इन्हें हम T2g और Eg ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब इसके पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा, जब क्रिस्टल क्षेत्र में मेटल आयन की डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है तो इसमें डी ऑर्बिटल्स की कुल एनर्जी जो होती है वो डी कक्षकों की ऊर्जा में कुल कमी के बराबर होती है। तो इससे स्प्लिटिंग से तंत्र की कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कम ऊर्जा वाले और अधिक ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल्स के बीच में टोटल 10 dq एनर्जी का डिफरेंस होता है। इसे हम डेल्टा ज़ीरो से भी शो कर सकते हैं। ये जो 10 dq होती है ये एक फिक्स ज्योमेट्री के क्रिस्टल क्षेत्र के धातु डी कक्षों पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं, CFSE। इसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब वे लिगेंड जिनसे क्रिस्टल क्षेत्र डेवलप हो रहा है, जिनसे 10 dq का मान हमें ज़्यादा मिलता है, वो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहलाते हैं। और जिन लिगेंडों से 10 dq का मान कम हो जाता है वो वीक लिगेंड्स कहलाते हैं। तो लिगेंडों के इस इफ़ेक्ट को हम उनको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे लिगेंडों को उनके घटते हुए इफ़ेक्ट के फॉर्म में जमाया जाता है, एक सीरीज़ में रखा जाता है, उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेस पर हम CFT के मुख्य जो धारा है उसको हम समझ सकते हैं। अब हम इसके बेस पर इनमें बनने वाली ज्योमेट्री को नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।